हाय ऑल। सो नाउ वी विल बी सॉल्विंग सीडीपी। अब हम सीडीपी का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। ये आपका मई 2012 का पेपर है, लेवल 2 वालों के लिए है। सबसे पहले है सीडीपी में सोशलाइजेशन मीन्स, जो समाजीकरण है उसका अर्थ क्या होता है। फॉलोइंग द सोशल नॉर्म्स स्ट्रिक्टली, एडजस्टिंग इन सोसाइटी, रिवोल्टिंग अगेंस्ट सोशल नॉर्म्स, अंडरस्टैंडिंग सोशल डाइवर्सिटी। जो समाजीकरण होता है ना, समाजीकरण का मतलब होता है कि आप कैसे समाज में अपने आप को फिट बैठाते हो, कैसे समाज के नियमों का आप पालन करते हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि नियमों का पालन करने के लिए आप कठोर रूप से उनको फॉलो करने लग जाएंगे। तो ये क्या है, यहाँ पे गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ क्या लिखा है, स्ट्रिक्टली। यू आर नॉट बाउंड टू फॉलो द रूल्स स्ट्रिक्टली। ओके। सामाजिक मानदंडों के विरुद्ध विद्रोह करना, हमें विद्रोह नहीं करना है। समाज में हमें कोई उपद्रव नहीं मचाना है कि हमें सोशल नॉर्म्स जो है वही फॉलो ना करें। सामाजिक विविधता को समझना, सोशल डाइवर्सिटी जो है वो अलग है कि आप सोशल कल्चर को किस तरीके से अंडरस्टैंड करते हो। इट्स नॉट रिलेटेड विथ सोशलाइजेशन। तो यहाँ पे क्या होगा, समाज में आप कितने अच्छे तरीके से समायोजित हो पाते हो, कैसे आप समाज के बनाए गए नियमों का पालन करते हो, कैसे आज्ञा पालन तरीके से हम रहते हैं। ठीक है। सो द ऑप्शन 2 इज करेक्ट। थॉट्स नॉट ओनली डिटरमाइंस लैंग्वेज बट ऑल्सो प्रोसीड्स इट। इट वॉज एन आइडिया पुट फॉरवर्ड बाय। विचार जो होते हैं वो ना केवल भाषा को निर्धारित करते हैं बल्कि उसे आगे भी बढ़ाते हैं। यह विचार किसने दिया था? जब भी विचार पहले आए ना, जहाँ पे आपको ये लगे कि विचार जो है वो भाषा को क्या करता है, फैसिलिटेट करता है, तो ये थ्योरी दी थी आपकी जीन पियाजे ने। ठीक है। और जहाँ भाषा जो होती है वो अगर विचार को फैसिलिटेट करे तो ये थ्योरी दी थी आपकी वाइगोत्स्की ने। ठीक है। जहाँ भी पहले भाषा अगर पहले आ रहा है, अगर यहाँ होता कि भाषा ना केवल विचार को निर्धारित करती है बल्कि उसे आगे भी बढ़ाती है, तो ये विचार होता वाइगोत्स्की का। लेकिन यहाँ हमसे पूछा है कि विचार ना केवल भाषा को निर्धारित करता है बल्कि उसे आगे भी बढ़ाता है। ये विचार दिया था आपका जीन पियाजे ने। ठीक है। जीन पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी थी। कुछ कीवर्ड्स दिए थे इन्होंने, स्कीमा, एसिमुलेशन, एकोमोडेशन, इक्विलिब्रियम, अडेप्टेशन। ठीक है। कोलबर्ग ने जो है मोरल डेवलपमेंट थ्योरी दी थी। इनका मेन फोकस जो था वो मोरल रीजनिंग पे था। वाइगोत्स्की जो है इनकी थ्योरी का नाम था सोशियो कल्चर थ्योरी। पावलो जो है वो व्यवहारवादी है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जीन पियाजे। वापस देख लीजिएगा, विचार ना केवल भाषा को निर्धारित करते हैं, जहां भी विचार भाषा को निर्धारित करें तो वो थ्योरी है जीन पियाजे की, और जहां भाषा विचार को निर्धारित करेगी वो थ्योरी है वाइगोत्स्की की। क्योंकि वाइगोत्स्की ने, अगर आपको याद हो तो, इनर स्पीच करके एक कीवर्ड दिया था। इनर स्पीच मतलब जहां पे बच्चे जो हैं जब कोई अपना काम एग्जीक्यूट करते हैं तो वो खुद से क्या करते हैं, बात करना स्टार्ट कर देते हैं। Which of the following statement is correct in relation to concept formation by a child? बच्चे के द्वारा जो संकल्पना निर्माण है उसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो एक सही है। बच्चा जब अपने दिमाग में कोई भी कॉन्सेप्ट को फॉर्म करता है तो वो क्या करता है, एक सिंपल पैटर्न में उसको बनाता है। ठीक है। एक निश्चित संरचनात्मक व्यवस्था होती है जिसके थ्रू बच्चा किसी भी फॉर्मेट को फॉलो करता है। पहले ध्यान से देखेगा, फिर उसको अप्लाई करेगा और फिर उसको एग्जीक्यूट वो करता है। ठीक है। संकल्पनाएं संवेगात्मक रूप से सुव्यवस्थित होती हैं। ऐसा नहीं है कि जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो इमोशनली ऑर्डर्ड होते हैं। ठीक है। कॉन्सेप्ट्स अलग चीज होती है। इमोशन का मतलब होता है आपका डर, आपका गुस्सा, आपका प्यार, ये सब होते हैं इमोशन। देयर इज अ सेट पैटर्न ऑफ कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट। संकल्पना विकास जो है उसकी एक निश्चित संरचनात्मक व्यवस्था होती है। बिल्कुल सही बात है। जब भी हम कॉन्सेप्ट बनाते हैं देयर इज ऑलवेज ए सेट पैटर्न। ठीक है। कॉन्सेप्ट्स आर नॉट हिरार्कियल इन नेचर। संकल्पना हमेशा पदानुक्रमिक होगी। पहले आप ध्यान से चीजों को देखोगे, फिर उनको अप्लाई करोगे और फिर उनको हम एग्जीक्यूट करते हैं। कॉन्सेप्ट्स आर नॉट इंडिविजुअल। कॉन्सेप्ट्स हमेशा इंडिविजुअल होते हैं, ये कभी भी सोशल नहीं होते। ऐसा नहीं है मैं जैसा सोच रही हूँ आप भी वैसा ही सोचोगे। मेरे जैसे कॉन्सेप्ट्स बन रहे हैं, जरूरी नहीं आप भी सेम पैटर्न में कॉन्सेप्ट्स बनाओगे। हर बच्चा अपने तरीके से कॉन्सेप्ट जो है उनको एक प्रॉपर मैनर में डिसाइड करके सीखता है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो संकल्पना होती है वो विकास की एक निश्चित संरचनात्मक व्यवस्था होती है। कॉन्सेप्ट मेकिंग में क्या होता है, बच्चा एक्टिवली इंगेज होगा। बच्चा क्या है, सेंटर में होता है जहां पे वो अपने ज्ञान का निर्माण खुद से करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट इन रिलेशन टू एडोलेसेंस? किशोर के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ सबसे ज्यादा उचित है? एडोलेसेंस जो स्टेज होती है ना, उसका एज ग्रुप कितना होता है आपका, 12 से 18। ठीक है। इसमें क्या होता है,
एडोलेसेंस में बच्चा जो है वो दूसरे की ओपिनियन को धीरे धीरे समझने लगता है। ये विकास की तीसरी स्टेज होती है। इंक्रीज इन द इंसिडेंस ऑफ इमोशनल अपहील्स, संवेगात्मक प्रोत्थान की घटना बढ़ जाती है। बिल्कुल सही बात है। जो एडोलेसेंस स्टेज होती है ना, इसमें बच्चे को समझ में ही नहीं आता है। क्यों? क्योंकि इसमें हार्मोनल चेंज होते हैं बॉडी में, जिसकी वजह से कभी गुस्सा आता है, कभी प्यार आता है, कभी इरिटेशन होती है, कभी फ्रस्ट्रेशन होती है। सो इट्स वेरी डिफरेंट सिनेरियो। हम खुद ही नहीं समझ पाते हैं कि हमारी बॉडी के साथ हो क्या रहा है। केयर फ्री नेचर टुवर्ड्स स्टडीज, पढ़ाई के प्रति लापरवाह रवैया नहीं, ये चीज गलत है। ऐसा नहीं है कि जो एडोलेसेंस स्टेज होती है उसमें पढ़ाई के प्रति लापरवाह हम हो जाते हैं। थिंकिंग स्टार्ट्स रिफ्लेक्टिंग इन कॉन्क्रीट एक्शन, इस स्टेज में, कॉन्क्रीट स्टेज में नहीं बल्कि इस स्टेज में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो है वो बच्चे के अंदर स्टार्ट हो जाती है। चिंतन का अमूर्त क्रियाओं में प्रदर्शित होना यहाँ चालू हो जाता है, ना कि मूर्त क्रियाओं में। मूर्त क्रिया कौन सी होती है? 7 से 11 जो बाल्यावस्था होती है। एब्रप्ट इंक्रीज इन द इंटेलिजेंस क्वोशेंट, बुद्धि लब्धांक में अकस्मात वृद्धि। ऐसा नहीं है कि बच्चों को अचानक से ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और उसके अंदर नॉलेज इंक्रीज हो जाती है, ये भी यहाँ पे गलत है। तो ऐसा नहीं है कि सडनली बच्चे के अंदर इंटेलिजेंस जो है वो भर भर के आ जाएगा, बल्कि इसमें क्या होता है, बच्चे के जो इमोशंस होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन सिचुएशन में होते हैं। बच्चा मतलब अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता है। सो द ऑप्शन 1 इज करेक्ट। मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इमोशनली मोटिवेटेड चिल्ड्रन इज दियर, संवेगात्मक रूप से जो अभिप्रेरित बच्चे होते हैं उनकी मुख्य विशेषता क्या है? ओवर रिएक्टिव नेचर, अगर बच्चा संवेगात्मक रूप से अभिप्रेरित है तो वो अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना जानता है, तो वो कभी भी ओवर रिएक्टिव नेचर का नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि जरा सी चीज पे वो इतना ज्यादा रिएक्ट कर दे। इंट्रोवर्ट नेचर नहीं, उसका अंतर्मुखी स्वभाव नहीं होगा। वो कैसा होगा? एक्सट्रोवर्ट नेचर का होगा, उसे लोगों के साथ बात करना अच्छा लगेगा। बैलेंस्ड वे ऑफ प्रेजेंटिंग दियर व्यू पॉइंट, बिल्कुल सही बात है। अपने विचार प्रकट करने का उनका एक संतुलित तरीका होता है। आपने कई लोगों को देखा होगा, दे आर वेरी पोलाइट, वेरी कंट्रोल्ड पर्सन। वो जब बात करते हैं तो अपनी बात रखने का एक जो लहजा वो फॉलो करते हैं और एक तरीका जो वो यूज में लेते हैं, इट्स वेरी इफेक्टिव। मेलनकोलिक डिमेनियर, उनका विषादग्रस्त व्यवहार नहीं। जो बच्चे इमोशनली बैलेंस्ड होते हैं उनका व्यवहार कभी भी विषादग्रस्त नहीं होगा, लेकिन जो बच्चे बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं उनका व्यवहार जो होता है वो विषादग्रस्त होता है। जैसे खुद में ही बहुत फ्रस्ट्रेट रहेंगे, छोटी छोटी चीजों पे गुस्सा करेंगे, बहुत पतले होंगे। तो यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज ऑफ मेंटल डेवलपमेंट, मानसिक विकास की जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है उसकी मुख्य विशेषता है। औपचारिक जो संक्रियात्मक अवस्था होती है वो जीन पियाजे की कौन सी स्टेज है? 4th। पहली कौन सी होती है? सेंसरी मोटर स्टेज, ठीक है। दूसरी होती है आपकी प्री ऑपरेशनल, ठीक है। और थर्ड होती है आपकी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। 4th होती है आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल। तो यही जीन पियाजे की 4th स्टेज है। इसमें बच्चा क्या करता है? हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग जो है यही इसका मेन फीचर होता है। दिमाग में जरूरी नहीं चीजें उसको मूर्त रूप में दिखे, वो अमूर्त रूप में भी चीजों को, संक्रियाओं को परफॉर्म करने लग जाता है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है तो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होगी। कॉन्क्रीट थिंकिंग किस में होती है? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में, यानी कि 7 से 11 साल के बच्चे के अंदर मूर्त चिंतन होता है। सोशल थिंकिंग नहीं, सामाजिक चिंतन इसमें नहीं होगा। ईगोसेंट्रिक बिहेवियर, ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज का एक गुण होता है, जिसमें बच्चे के लिए खुद की ओपिनियन मैटर करती है, दूसरे की ओपिनियन उसके लिए मैटर नहीं कर पाती। तो यहाँ पे क्या होगा? बच्चे के अंदर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाएगी। सोशल थिंकिंग इसमें इसलिए नहीं हो पाती है क्योंकि बच्चे की जो ओपिनियन होती है कई बार वो बड़े के साथ मैच नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रिंसिपल और रीइंफोर्समेंट इज एसोसिएटेड विद, पुनर्वलन का सिद्धांत किससे संबंधित है? पुनर्वलन पे सबसे ज्यादा जो काम किया था वो कौन थे? व्यवहारवादी, ठीक है। ये भी व्यवहारवादी थे, ये भी व्यवहारवादी थे और ये भी व्यवहारवादी थे। पावलोव की थ्योरी का नाम क्या है? एस थ्योरी। थॉर्नडाइक की थ्योरी का नाम है एसआर थ्योरी और स्किनर की थ्योरी का नाम है आर थ्योरी, ठीक है। और पुनर्वलन पे सबसे ज्यादा ध्यान जिसने दिया था दैट वाज बीएफ स्किनर, ठीक है। इन्होंने पुनर्वलन जो है उससे हम क्या करते हैं?
जो व्यवहार होता है उसको हम एक शेप देते हैं। इन्होंने शेपिंग एक वर्ड यूज किया था। शेपिंग का मतलब होता है कि जब आप किसी भी इंसान को पुनर्वलन देते हो, या तो वो डायरेक्ट पुनर्वलन हो या फिर वो इनडायरेक्ट पुनर्वलन हो, उसमें बच्चे का जो व्यवहार होता है ना, हम वांछित व्यवहार को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। तो शेपिंग जो होती है उसके लिए इन्होंने पुनर्वलन का सिद्धांत दिया था। सकारात्मक पुनर्वलन भी होता है और नकारात्मक पुनर्वलन भी होता है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। लेकिन अगर रीइंफोर्समेंट वर्ड है तो उसमें हम व्यवहार जो है उसको क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। सो द ऑप्शन 4 इज करेक्ट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द इफेक्टिव टीचिंग प्रोसेस, जो प्रभावी शिक्षण प्रक्रिया होती है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन सा होता है? शिक्षक और विद्यार्थी के द्वारा प्रदर्शित समय की पाबंदी। ऐसा नहीं है कि जो पंक्चुअलिटी होती है वो ही इफेक्टिव होगी टीचिंग प्रोसेस में। पंक्चुअलिटी कैन बी द स्पेशलिटी ऑफ ए टीचर, क्योंकि जब टीचर क्लास में खुद पंक्चुअलिटी से आ रहे हैं, खुद पंक्चुअल हैं, तो बच्चे क्या है, कई बार टीचर को एज एन आइडल फॉलो करते हैं। मास्टरी ऑफ द कंटेंट बाय द टीचर, शिक्षक जो है उसके द्वारा विषय पर अधिकार। शिक्षक विद्यार्थी संवाद, टीचर स्टूडेंट डायलॉग। टाइमली कंप्लीशन ऑफ द सिलेबस, पाठ्यक्रम जो है उसका समय पे पूरा होना। ये होता है कि प्रभावी जो शिक्षण है उसमें भी आप पाठ्यक्रम समय पे पूरा करवा सकते हो, लेकिन ये टीचर का गुण होता है। शिक्षक द्वारा विषय पर अधिकार, ये भी एक टीचर का क्या होता है, गुण होता है। जबकि यहाँ क्या पूछा है कि इफेक्टिव जो टीचिंग प्रोसेस होती है ना, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि टीचर और स्टूडेंट जो हैं उनके बीच में कितना प्रॉपर कम्युनिकेशन है। अगर आप बच्चे को एक फ्री एनवायरनमेंट देते हो, एक सिक्योर एनवायरनमेंट देते हो, जहाँ पे सारे बच्चे जो हैं वो आपके साथ एक प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, जहाँ भी उनको प्रॉब्लम आ रही है दे फील फ्री टू आस्क यू द क्वेश्चंस, तो उस कंडीशन में क्या होता है, इट बिकम्स वेरी इफेक्टिव टीचिंग। आप खुद देखिए, आप एक ऐसे टीचर की क्लास में जाना हमेशा पसंद करेंगे जहां आप सिक्योर फील करते हैं, जहां आपको एक परमिशन मिलती है कि आप अपनी क्वेरीज जो है वो टीचर से पूछ सकें। तो यहाँ क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। ये तीनों चीजें जो है ना वो एक टीचर की स्पेशलिटी होती हैं कि एक अच्छे टीचर जो है उसके क्या गुण होते हैं। द बेस्ट वे टू इनकलकेट मोरल वैल्यूज इन द चिल्ड्रन इज, बच्चों में जो नैतिक मूल्य है उसको विकसित करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है। अब आप खुद इस क्वेश्चन को सोचिए कि आपको अगर किसी बच्चे के अंदर नैतिक मूल्य विकसित करने हैं, कोई भी मोरल वैल्यू डालनी है, तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है। हम अपने अंदर मोरल वैल्यूज कहाँ से लाते हैं, जब हमारे पेरेंट्स जो हैं वो हमारे सामने एक एग्जाम्पल सेट करते हैं। अगर हमारे पेरेंट्स ऑनेस्ट होते हैं तो हम ऑनेस्टी सीखते हैं। इफ दे आर हार्ड वर्किंग देन वी बिकम हार्ड वर्किंग। अगर वो लोग किसी भी चीज को लेके किसी गलत इंसान के साथ किसी सही इंसान के साथ कुछ गलत हो रहा हो, तो अगर वो आवाज उठाते हैं तो हम भी समाज में आवाज उठाते हैं। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है टू गिव मोरल लेक्चर इन द मॉर्निंग असेंबली। इससे मोरल वैल्यूज डेवलप हो जाती हैं कि प्रातःकालीन सभा में बच्चों को आप नैतिक उपदेश दे रहे हो। जब असेंबली होती है, प्रेयर होती है, तो उसमें बहुत बार टीचर्स जो हैं वो मोरल वैल्यूज देते हैं। तो कितने बच्चे मोरल वैल्यूज ले पाते हैं, नहीं ले पाते। पुट अक्रॉस ए सिचुएशन एंड आस्क स्टूडेंट टू टेक अ डिसीजन, बच्चे के सामने एक ऐसी परिस्थिति रखिए और उस पर निर्णय लेने के लिए कहिए। जब आप बच्चे के सामने एक सिचुएशन रखेंगे ना, तो बच्चा अपनी मोरल रीजनिंग जो है, यानी कि जो नैतिक तर्क है, उस बेसिस पे सही और गलत का फैसला करेगा। उसके अंदर नैतिक मूल्य विकसित नहीं होगा। डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ मोरल वैल्यूज बाय टीचर्स एंड एल्डर्स, शिक्षक और बड़ों के द्वारा नैतिक मूल्यों को प्रदर्शित करना, बिल्कुल सही बात है। जब तक बड़े बच्चों के सामने एक आइडल या फिर एक एग्जाम्पल के तौर पे वो चीज सेट नहीं करेंगे, बच्चा कभी भी मोरल वैल्यूज के अपने लाइफ में नहीं ला पाएगा। ठीक है। टीचिंग स्टूडेंट्स टू डिफरेंशिएट बिटवीन मोरल एंड इमोरल, बच्चों को नैतिकता और अनैतिकता के बीच का अंतर सिखाना, ये भी यहाँ पे क्या है, गलत है। अगर बच्चे में नैतिक मूल्य विकसित करने हैं तो सबसे इफेक्टिव जो मेथड होता है वो होता है कि आप टीचर्स या बड़े के द्वारा नैतिक जो मूल्य हैं उनको प्रदर्शित कीजिए। हम मोरल वैल्यूज अपनी फैमिली से सीखते हैं। अगर हमारे पेरेंट्स हमें मोरल वैल्यूज नहीं देंगे तो हम कितने भी असेंबली में लेक्चर लें, हमारे सामने कोई भी सिचुएशन रखिए, कुछ भी नैतिकता अनैतिकता का अंतर सिखाइए, हम मोरल वैल्यूज को ग्रेस्प नहीं कर पाएंगे। सो द थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। Which of the following factors is a basis for the child-centered education? बाल केंद्रित शिक्षा जो है उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा जो कारक है वो आधार होता है? वैयक्तिक अंदर, बाल अधिकार, बच्चों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, सभी बच्चे सभी संदर्भों में समान होते हैं।
अगर हमें क्या करना है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन करनी है, तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इंडिविजुअल डिफरेंस जो है उस चीज़ को दिमाग में रख के हर एक बच्चे की नीड को फॉलो कीजिए। किसी बच्चे को हो सकता है कोई फिजिकली इम्पेयरमेंट है, तो आप उस बच्चे की नीड को पूरा कीजिए। ये नहीं कि उसको आप आइसोलेट कर देंगे, किसी दूसरे स्कूल में उसका एडमिशन करवाने के लिए बोलेंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि समावेशी शिक्षा में हम एक चीज़ पढ़ते हैं, इंडिविजुअल एजुकेशनल प्रोग्राम, जहाँ पे हम क्या करते हैं, हर बच्चे की ज़रूरत में ध्यान में रख के हम बच्चे को एजुकेशनल प्रोग्राम देते हैं। चाइल्ड राइट्स, बच्चे के जो राइट्स होते हैं वो बच्चे को एक सिक्योर एनवायरनमेंट देते हैं। आरटीई एक्ट 2009 ये अलग चीज़ होती है, बच्चे के एजुकेशन के लिए एक ज़रूरी कानून है। ऑल चिल्ड्रन आर इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट्स, सभी जो बच्चे होते हैं वो सभी संदर्भ में कभी भी समान नहीं होते, क्योंकि हर बच्चे के अंदर इंडिविजुअल डिफरेंस होगा। कोई फिजिकली अलग है, कोई कॉग्निटिवली अलग है, कोई इमोशनली अलग है। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, दिस बिकम्स ए बेसिस फॉर चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट इंपॉर्टेंट इन द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग, चिंतन की जो प्रक्रिया होती है उसमें सबसे कम महत्वपूर्ण कौन सा होता है, रीजनिंग, प्रॉब्लम, जनरलाइजेशन एंड मेमोरी। अगर आप चिंतन की प्रक्रिया करते हैं तो उसमें रीजनिंग होती है, जब हम किसी भी चीज़ को सोचते हैं या किसी भी चीज़ को लेके हम दिमाग में कोई भी चीज़ चल रही होती है तो हम क्या करते हैं, तर्क करते हैं, तर्क वितर्क होता है। उसके लिए प्रॉब्लम होना जरूरी है। चिंतन स्टार्ट ही कब होगा, जब आपके सामने कोई प्रॉब्लम होगी। मान लीजिए ये कोई मैथ का एक फॉर्मूला है, ठीक है, अब आपको उसको सॉल्व करना नहीं आ रहा, तो चिंतन स्टार्ट तो यहीं से होगा ना, कि इस फॉर्मूले को हम आगे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। फिर हम अपने दिमाग में क्या करते हैं, तर्क करते हैं कि नहीं यार ये ऐसे नहीं होगा, अगर हम इसमें ये वैल्यू डाल दें, इसको ऐसे कर दें। सामान्यकरण, हम जनरलाइज करते हैं, इस फॉर्मूले को हम दूसरी जगह लगा के देखेंगे, किसी और क्वेश्चन को इसमें अप्लाई करके देखेंगे। लेकिन मेमोरी जो होती है वो कभी भी चिंतन की प्रक्रिया में इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करती। सो मेमोरी इज द लीस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द थिंकिंग प्रोसेस। मेजर रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए टीचर इज टू, शिक्षक की सबसे मुख्य जिम्मेदारी क्या है, पाठ योजना तैयार करना और उसके अनुसार पढ़ाना, यथासंभव क्रियाकलापों का आयोजन करना, कठोर अनुशासन बनाए रखना, विद्यार्थी की विभिन्न अधिगम शैलियों के अनुसार उन्हें सीखने के मौके उपलब्ध कराना। लेसन प्लान बनाना ये टीचर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसके अकॉर्डिंग उसको पढ़ाना ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जितनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ हो सके उतनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ को करवाना ये भी एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन फॉलो करने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है, मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी कि आप बच्चे को ना अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कीजिए। जितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आप बच्चे को देंगे उतना ज़्यादा बच्चा जो है वो मीनिंगफुल लर्निंग करेगा। So it provides learning opportunities as per the different learning style of the student. हर बच्चे के पढ़ने की जो शैली होती है, हर बच्चे की जो अधिगम शैली है वो अलग अलग होती है। कई बच्चे क्लास में नोट्स बनाते हैं, कई बच्चे क्लास में ही सुन के ही चीज़ों को याद कर लेते हैं, कई बच्चे अलग तरीके से पढ़ते हैं। तो ये क्या होती है, एक लर्निंग स्टाइल होती है। तो आप बच्चे को अलग अलग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कीजिए, ठीक है। तो बच्चों की अलग अलग अधिगम शैली के अनुसार उनको सीखने के मौके उपलब्ध कराना। सो द ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। सीखने की जो प्रक्रिया है उसमें निम्नलिखित में से कौन सा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, हेरिडिटी ऑफ द चाइल्ड, स्टाइल ऑफ लर्निंग, एग्जामिनेशन रिजल्ट ऑफ द चिल्ड्रन एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द चाइल्ड। अब यहाँ पे पूछा है कि सीखने की प्रक्रिया में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा होगा। ऑब्वियसली सीखने की जो शैली होती है यानी कि लर्निंग स्टाइल जो होता है वो सीखने की प्रोसेस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कई बच्चे होते हैं जो जब तक खुद अपने हाथ से ना करें उनको चीज़ें याद नहीं होती। कई बच्चे लिख लिख के याद करते हैं, कई बच्चे वैसे ही याद कर लेते हैं, कई बच्चे रट के याद करते हैं। तो बच्चे की आनुवांशिकता का उसके सीखने की प्रक्रिया से कोई भी लेना देना नहीं होता है। एग्जामिनेशन रिजल्ट ऑफ द चिल्ड्रन, बच्चे का परीक्षा परिणाम बच्चे की पूरे साल की परफॉर्मेंस जो है उसको दिखाता है। इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द चाइल्ड, नहीं, बच्चे की आर्थिक स्थिति जो है उसके सीखने को प्रभावित नहीं करती। तो यहाँ क्या होगा, लर्निंग स्टाइल। नेक्स्ट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वे ऑफ एक्सप्लेनिंग द टॉपिक प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर इज बाय। जल शुद्धि प्रकरण जो है उसको स्पष्ट करने का सबसे उचित तरीका है। तो जो जल शुद्धि टॉपिक है उसको आप कितना इफेक्टिव तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिंग द प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ चार्ट,
चार्ट की सहायता से प्रक्रिया को प्रदर्शित करना। जब हम चार्ट की सहायता से प्रदर्शित करेंगे ना, तो मॉडल में क्या होता है, बच्चा इतना एक्टिव नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजों में क्या होता है, टीचर सेंटर में होगा। चार्ट को एक्सप्लेन कौन करेगा, टीचर। तो बच्चा क्या हुआ यहाँ पे, चाइल्ड क्या हो गया, पैसिव। विद्यार्थियों को शुद्धिकरण प्लांट का मॉडल बनाने के लिए कहना, आस्किंग द स्टूडेंट्स टू मेक ए मॉडल ऑफ द प्यूरिफिकेशन प्लांट। जब बच्चे मॉडल बनाएंगे तो बच्चे क्या करते हैं, बड़ों की हेल्प लेके उस मॉडल को बना के ले आएंगे। शिक्षार्थियों को उस प्लांट पर लेके जाना जहां जल शुद्धि की जाती है, बिल्कुल सही बात है। इसमें क्या होता है, ग्रुप वर्क होगा। हम क्या करते हैं, ग्रुपिंग कर देते हैं बच्चों की, जिससे वो एक प्रोजेक्ट जो है उसको एग्जीक्यूट कर पाए। जब हम एक ऐसे प्लांट में लेके जा रहे हैं जहां पे बच्चा खुद अपनी आंखों से पानी को प्यूरिफाई होते देखेगा, तो उस कंडीशन में लर्निंग जो होती है वो एक प्रॉपर तरीके से और इफेक्टिव मोड में होती है। रीडिंग फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, पाठ्य पुस्तक से अगर बच्चा पढ़ेगा तो चीजों को रटेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। बच्चे को जब भी आप ऑब्जर्वेशन मोड में लेके जाते हैं, जब आप बच्चे को प्लांट में लेके जाएंगे तो बच्चा क्या करेगा, चीजों को बहुत डीपली ऑब्जर्व करेगा। बच्चा एक्टिवली अपने आप को एंगेज यहाँ पे करता है। नेक्स्ट इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट लॉजिकल प्रेडिकेट फॉर द कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन शुड बी। सतत और व्यापक मूल्यांकन का जो तार्किक आधार है वो क्या है, सीसीई जो होता है इसका पूरा नाम क्या है, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। सतत मतलब जहाँ कंटिन्यूअस एग्जाम्स होते हैं, कंटिन्यूअस हम चीजें करते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब जहाँ बच्चे की स्कोलेस्टिक और को स्कोलेस्टिक एक्टिविटीज जो हैं उनको भी ध्यान में रखा जाता है। असेसिंग मोर देन वन एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग, सीखने के एक से अधिक पक्षों का आकलन। मैक्सिमाइजिंग द असेसमेंट अपॉर्चुनिटीज, आकलन के अवसर जो हैं उनका अधिकतमीकरण। प्रोमोटिंग द होलिस्टिक नेचर ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी, मानव व्यक्तित्व की समग्र प्रकृति। इंक्रीजिंग द बर्डन ऑन टीचर्स, शिक्षक जो है उस पर बोझ बढ़ाना। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट वुड बी ऑप्शन नंबर 3। जो सतत और व्यापक मूल्यांकन होता है ना, उसमें हम क्या करते हैं, बच्चे का पूरा डेवलपमेंट जो है उसको हम इसमें मेजर करते हैं या फिर असेस करते हैं। बच्चे का जो पूरा होलिस्टिक नेचर है, जो ह्यूमन व्यक्तित्व है, उसके पूरे नेचर को इसमें क्या किया जाता है, असेसमेंट किया जाता है। हम इसमें बच्चे की स्कोलेस्टिक यानी कि शैक्षिक जो गतिविधि है उसको भी चेक करते हैं, को स्कोलेस्टिक जो एक्टिविटीज हैं उनको भी हम इसमें चेक करते हैं। तो बेसिकली बच्चे का जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है और जो को कल्चर एक्टिविटीज हैं उनको भी इसमें चेक किया जाएगा। उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उसका इमोशनल डेवलपमेंट, उसका सोशल डेवलपमेंट, ये सारे जो भी विकास होते हैं उन सबको इसमें ध्यान रख के असेसमेंट किया जाता है। सीखने के एक से अधिक पक्षों का आकलन, आकलन के अवसर का अधिकतमीकरण नहीं, मानव व्यक्तित्व की जो समग्र प्रकृति है वो इसके मूल्यांकन का तार्किक आधार होता है। A teacher uses a dice label describe, predict, explain, summarize, reconstruct and evaluate. Each time after a topic is completed, the teacher throws the dice and asks a student to answer a question based on the location of the dice. The teacher is एक शिक्षक क्या है, पासे का इस्तेमाल करते हैं, डाइस का इस्तेमाल करते हैं, जिस पर वर्णन, भविष्यवाणी, स्पष्ट, संक्षेपण, अनिर्मित और मूल्यांकन अंकित है। प्रकरण की समाप्ति पर वो क्या करते हैं, पासे को फेंक देते हैं और पासे की स्थिति पर आधारित प्रश्न का उत्तर देने के लिए विद्यार्थी से कहते हैं। तो टीचर यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मतलब टीचर क्या कर रहे हैं, डाइस का यूज कर रहे हैं, जिस पर डिस्क्रिप्शन भी लिखा है, प्रिडिक्शन भी लिखा है, एक्सप्लेनेशन भी लिखी है, समराइज भी है, वो डिकंस्ट्रक्ट भी करना है और उसका इवैल्यूएशन भी करना है। जैसे ही टॉपिक खत्म होता है वो क्या करते हैं, पासे को फेंकते हैं। पासे की जो सिचुएशन है उसके बेसिस पे वो क्या करते हैं, जो बेस्ड क्वेश्चन है उनका आंसर देने के लिए कहा जाता है। तो टीचर फॉर्मेटिव असेसमेंट कर रहे हैं, बच्चों को जो है प्रवोक कर रहे हैं, बच्चों का जो चिंतन है उसको मतलब वो प्रवोक कर रहे हैं। डाइवर्सिफाइंग द थॉट प्रोसेस ऑफ द स्टूडेंट, फिनिशिंग हर और हिज फ्रॉम ए लेसन स्टाइल। रूपात्मक आकलन हो रहा है, चिंतन को प्रोत्साहित किया जा रहा है, चिंतन प्रक्रिया का विविधीकरण हो रहा है, अपनी खास शैली में पाठ को वो समाप्त कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, बच्चों की जो थॉट प्रोसेस है उसका यहाँ पे क्या हो रहा है, डाइवर्सिफिकेशन, यानी कि बच्चे को आप डाइवर्जेंट थिंकर बना रहे हैं। जब एक ही सिचुएशन को बच्चा 1000 तरीके से सॉल्व करने के बारे में सोचता है, इसे ही हम बोलते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग। जो ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं ना, दे कम्स अंडर डाइवर्जेंट थिंकिंग, ओपन एंडेड क्वेश्चंस, ठीक है।
तो यहाँ पे टीचर ने डाइस का इस्तेमाल किया, जिसपे हमने सारी चीजों को लिखा है। हर टॉपिक के फिनिश होने के बाद डाइस फेंक दी और क्वेश्चन का जो आंसर है वो उस पे बेस्ड है। किस पे? लोकेशन जो है डाइस की उस पे। तो यहाँ पे टीचर बच्चों की जो चिंतन प्रक्रिया है उसका क्या करते हैं? डाइवर्सिफिकेशन करते हैं। चिंतन को तो प्रोत्साहित कर ही रहे हैं, लेकिन सबसे इफेक्टिव आंसर क्या है उसका? डाइवर्सिफाइड करना। रूपात्मक आकलन, ये क्या रचनात्मक आकलन है? रूपात्मक आकलन जो होता है ना वो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, जो पूरे साल चलता है और बच्चे को टाइम टू टाइम हम फीडबैक देते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए टीचर इज लीस्ट इंपॉर्टेंट इन एन इंक्लूसिव एजुकेशन? जो समावेशी शिक्षा होती है उसमें एक टीचर का सबसे कम महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? सेंसिटिविटी टुवर्ड्स चिल्ड्रन, पेशेंस एंड अफेक्शन फॉर स्टूडेंट्स, knowledge regarding disabilities of students, socio-economic status of the teacher। जो समावेशी शिक्षा होती है उसमें शिक्षक की सबसे कम महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? बच्चों के प्रति संवेदनशीलता, विद्यार्थियों के लिए लगाव और धैर्य, विद्यार्थियों की अक्षमताओं का ज्ञान, शिक्षक का सामाजिक आर्थिक स्तर। तो ऑब्वियसली जो टीचर है उसका क्या सोशल स्टेटस है, कितना वो रिच है, कितना वो पुअर है, क्या उनका इकोनॉमिक स्टेटस है, इट्स नेवर गोइंग टू अफेक्ट द इंक्लूसिव एजुकेशन। तो चाहे इंक्लूसिव एजुकेशन हो चाहे नॉर्मल एजुकेशन हो, टीचर का जो सामाजिक आर्थिक स्तर होता है वो कभी भी टीचर की कैपेबिलिटी को डिटरमाइन नहीं करता। टीचर जो है वो बच्चों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। ये टीचर का एक इंपॉर्टेंट गुण होता है कि वो बच्चे को एम्पैथाइज जो है वो कर सकें। पेशेंस और अफेक्शन होना चाहिए, बच्चे की जो भी क्वेरीज हैं, जो भी मिसकंसेप्शन है, उनको वो ध्यान से सुन पाएं और जवाब दे पाएं। विद्यार्थी की अक्षमताओं का ज्ञान होना चाहिए कि बच्चा जो है वो कहाँ लैग कर रहा है, कहाँ उसको इम्प्रूव करने की जरूरत है। सो द ऑप्शन 4 इज रॉन्ग। What plays a significant role in the development of personality? व्यक्तित्व विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। आनुवंशिकता, वातावरण, आनुवंशिकता और वातावरण परीक्षाओं की संख्या। हमने कल भी ये क्वेश्चन देखा था कि जो वुडवर्थ हैं उन्होंने फॉर्मूला दिया था डेवलपमेंट इज इक्वल टू हेरेडिटी इनटू एनवायरनमेंट। बच्चे का जो विकास होता है उसमें आनुवंशिकता भी और वातावरण जो है वो दोनों ही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इट्स अ ब्लेंड मिक्सचर ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। बच्चे की जो हेरिडिटी है उसमें जो जीन्स होते हैं वो पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग ट्रांसफर होते हैं। जो एनवायरनमेंट होता है, एनवायरनमेंट से बच्चे के डेवलपमेंट में एक अच्छी खासी हेल्प होती है। नेक्स्ट इज Mohit likes to teach children and is preparing hard for the entrance examination for B.Ed. He is motivated. मोहित क्या है? बच्चों को पढ़ाता है और उसको पढ़ाना अच्छा लगता है, इसलिए वह बीएड की परीक्षा के लिए खूब मेहनत करता है। वह आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है। जब कोई इंसान इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड होता है ना, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होता है, तो वो किसी भी चीज पे मास्टरी करने के लिए उस चीज को करता है। मतलब उसको इनर जॉय मिलता है, आंतरिक खुशी मिलेगी। वो कभी भी बाहरी चीजें जो हैं उनसे इम्प्रेस नहीं होगा। जैसे कई बच्चे होते हैं जो एक्सटर्नली मोटिवेट होकर चीजों को करते हैं, जैसे उनको कुछ रिवॉर्ड मिलेगा या रीइंफोर्समेंट मिलेगा, देन ओनली दे विल परफॉर्म द टास्क। वो होता है एक्सटर्नली मोटिवेशन। लेकिन यहाँ क्या है? उसको पढ़ाना अच्छा लगता है, इसलिए वो बीएड के लिए मेहनत करता है। सक्रिय रूप से अभिप्रेरित है, बौद्धिक रूप से अभिप्रेरित है। ऑब्वियसली सक्रिय रूप से बौद्धिक रूप से तो अभिप्रेरित वो है यही है, लेकिन मोटिवेशन आंतरिक होता है या फिर बाहरी होता है। सो द ऑप्शन 1 इज करेक्ट। लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस इज एसोसिएटेड विद, तो तार्किक गणितीय बुद्धि है वो किससे संबंधित है? बायफैक्टर थ्योरी, ग्रुप फैक्टर थ्योरी, हिरार्कियल थ्योरी एंड बहुबुद्धि सिद्धांत। जो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है जो किसने दी थी? हॉवर्ड गार्डनर ने। इनकी थ्योरी जो है उसमें इन्होंने क्या किया था? बुद्धि के 9 प्रकार बताए थे। उनमें से एक प्रकार जो है वो कौन सा है? तार्किक गणितीय बुद्धि। जो मैथमेटिशियंस होते हैं उनकी बुद्धि बहुत स्ट्रांग होती है, जो साइंटिस्ट होते हैं उनकी बुद्धि बहुत स्ट्रांग होती है। तो ये लोग किस में आते हैं? तार्किक गणितीय बुद्धि में, जो तर्क भी कर पाते हैं और गणित जो है उससे रिलेटेड होते हैं। सो द ऑप्शन 4 इज करेक्ट। एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग एम्फेसाइजेस, गतिविधि आधारित जो शिक्षण होता है वो किस पे बल देता है? गतिविधि आधारित शिक्षक मतलब क्रियात्मक शिक्षण, जहाँ पे बच्चे का जो क्रियात्मक पक्ष है वो काम में आएगा। बच्चे को आप एक्टिवली एंगेज करोगे, बच्चा अर्थपूर्ण अधिगम करेगा। डिसिप्लिन क्लास, अनुशासित कक्षा तो हर जगह होनी चाहिए। कंप्लीशन ऑफ एक्टिविटी इन ड्यू टाइम, अवधि में गतिविधि पूरा करना, ना तो ये होता है ना ये होता है। ऐसा नहीं है कि आप एक डेडलाइन देंगे बच्चे को कि आपको इतने टाइम पीरियड में भी ये टास्क कंप्लीट करना है। सभी विद्यार्थियों के द्वारा सक्रिय भागीदारी था, बिल्कुल सही बात है। जहां सारे बच्चे जो हैं वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं।
सो द ऑप्शन 3 इज करेक्ट। टेकिंग एग्जामिनेशन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द एक्टिविटी, गतिविधि के समाप्त होने के बाद परीक्षा लेना, तो वो ये जांचने के लिए होता है कि बच्चे ने जो अधिगम किया है वो कितना इफेक्टिव रहा। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है, एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग, तो उसमें क्या होगा, जहाँ सारे बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं और खुद से अपने ज्ञान का निर्माण करेंगे। अ टीचर टुक हर क्लास ऑन एन एजुकेशनल ट्रिप टू, एक शिक्षिका अपनी कक्षा को शैक्षिक भ्रमण पर लेकर जाती है। इसके पीछे का मतलब रीजन क्या है, इट प्रोवाइड ए ब्रेक फ्रॉम द रूटीन टीचिंग इन स्कूल, नहीं ऐसा नहीं है कि विद्यालय में जो रोजाना शिक्षण है उससे अवकाश मिलता है बच्चों को। इट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू चिल्ड्रन फॉर द डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, बिल्कुल सही है। जब बच्चे को आप फील्ड ट्रिप पे लेके जाते हो ना, या कहीं भी एक ऐसे ट्रिप पे लेके जाते हो जहाँ बच्चा ध्यान से केयरफुली चीजों को ऑब्जर्व करता है, तो वो क्या होता है, प्रत्यक्ष अवलोकन, जहाँ पे बच्चों को हम अवसर उपलब्ध कराते हैं। डू द एक्टिविटी स्पेसिफाइड इन द स्कूल कैलेंडर, विद्यालय कैलेंडर जो है उसमें सुनिश्चित क्रियाकलाप करने के लिए। प्रोवाइड एंटरटेनमेंट टू द चिल्ड्रन, बच्चों को जब आप फील्ड ट्रिप पे लेके जाते हो तो बच्चों का मनोरंजन तो कहीं ना कहीं होता ही है, एक्टिविटी भी स्पेसिफाई होती है। लेकिन सबसे करेक्ट आंसर है, जब बच्चे को आप कहीं भी फील्ड ट्रिप पे लेके जाओगे तो बच्चा डायरेक्ट चीजों को क्या करता है, ऑब्जर्व करता है, उसकी ऑब्जर्वेशन स्किल जो है वो वहां पे काम करती है, खुद एक्टिवली इंगेज होगा। सो द ऑप्शन 2 इज करेक्ट। There are 3 polio affected children in a class. During the game period they should be. कक्षा में 3 बच्चे जो हैं वो पोलियो ग्रस्त हैं, तो खेल के कालांश में उन्हें एक कोने में बैठना चाहिए ताकि वे खेल का आनंद ले सकें। बच्चे को कभी भी आइसोलेट नहीं करना है, उसको हमें मोटिवेट करना है कि वो भी गेम में पार्टिसिपेट कर सके, ये नहीं कि ये कोने में बैठ के सिर्फ गेम को देख रहे हैं। एनकरेज टू टेक पार्ट इन द गेम्स एप्रोप्रिएट फॉर देम विद अदर चिल्ड्रन, बिल्कुल सही बात है। आप बच्चे को क्या कीजिए, एनकरेज कीजिए और उसको बोलिए कि जो उसके लायक उचित गेम है उस खेल में हिस्सा ले और दूसरे बच्चों को भी उसके साथ इन्वॉल्व करें। अलाउड टू टेक पार्ट ओनली इन इंडोर गेम्स, ऐसा नहीं है कि जो बच्चे पोलियोग्रस्त होते हैं वो सिर्फ इंडोर गेम खेलते हैं, आउटडोर गेम्स भी वो इजीली खेल सकते हैं। फोर्स टू प्ले विद ऑल द स्टूडेंट ऑफ द क्लास, बच्चों के साथ खेलने के लिए उन पर जोर डालना चाहिए, ना तो ये सही है ना ये सही है। करेक्ट आंसर क्या होगा कि आप बच्चे को मोटिवेट कीजिए और ऐसे गेम में उसको इन्वॉल्व कीजिए जो उसके लिए फिजिबल हो और दूसरे बच्चे जो हैं वो भी उसके साथ इन्वॉल्व हो सके। अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग, चिल्ड्रन अप्रोच थिंकिंग अबाउट राइट एंड रॉन्ग, कोलबर्ग के अनुसार सही और गलत के बारे में बच्चे जब चिंतन करते हैं तो वो कैसे होता है, ये क्या होता है आपका मोरल रीजनिंग, ठीक है। जो मोरल रीजनिंग होती है उसमें तर्कना होती है कि ये सही डिसीजन है भी या नहीं है। तो जो चिंतन होता है वो अलग आयु में अलग तरीके से होता है, अलग चरण में समान रूप से होता है, संदर्भ के अनुसार होता है, अभिभावक के द्वारा प्रदत्त निर्देश के अनुसार होता है। जब भी हम सही और गलत के बीच में निर्णय लेते हैं तो कभी भी पेरेंट्स जो होते हैं उनके इंस्ट्रक्शन के थ्रू हम ये चीज डिसाइड नहीं करते, ना ही कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से हम चीजों को डिसाइड करते हैं। अलग चरण में कभी भी वो समान रूप से नहीं होता, अलग चरण में हमेशा अलग अलग रूप में वो होता है, लेकिन अलग अलग आयु में हम अलग अलग तरीके से चिंतन करते हैं। लॉरेंस कोलबर्ग की थ्योरी का नाम क्या है, मोरल डेवलपमेंट, ठीक है। मोरल डेवलपमेंट में हम 3 लेवल पढ़ते हैं, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल, और हर लेवल में हम 2-2 स्टेजेस पढ़ते हैं, तो टोटल 6 स्टेज होती है। हर स्टेज पे हमारी थिंकिंग जो होती है वो एज के साथ अलग अलग तरीके से सोचना चालू कर देती है। इस स्टेज में हमारी थिंकिंग दूसरों के थ्रू इन्फ्लुएंस होती है, मतलब हम अपना प्रॉफिट इसमें सबसे ज्यादा देखते हैं। इसमें हम समाज के नियमों को ध्यान में रखते हैं, इसमें हम अपने नियम खुद बनाते हैं, जो सही है वो फॉलो करते हैं, जो गलत है उसको हम फॉलो नहीं करते। सो द ऑप्शन 1 इज करेक्ट। इमोशनल कैथारसिस मीन्स संवेगात्मक विरेचन जो है उसका अर्थ क्या है, सप्रेशन ऑफ इमोशन, फीलिंग हाईली डिप्रेस्ड, ब्रिंगिंग आउट इमोशनल रिप्रेशन, इंक्रीजिंग द एबिलिटी टू टॉलरेट इमोशनल रिप्रेशन। संवेगात्मक विरेचन मतलब होता है कि आप जब बहुत ज्यादा डिप्रेस होते हैं तो कई बार डॉक्टर्स क्या करते हैं, किसी किसी पेशेंट को रुला देते हैं या वो फ्रस्ट्रेशन में चीखना चालू करते हैं, तो वो होता है उसको संवेगात्मक दमन से बाहर निकालना, इट्स कॉल्ड इमोशनल कैथारसिस। सो द ऑप्शन 3 इज करेक्ट। संवेगों को दबाना, अगर आप इमोशंस को दबाते जाएंगे ना तो आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। फीलिंग हाईली डिप्रेस्ड, नहीं, अवसादग्रस्त महसूस करना ये विरेचन नहीं होता है। इमोशनल डिप्रेशन को टॉलरेट करना ये भी विरेचन नहीं होता है। संवेगात्मक कैथारसिस का मतलब होता है अपने इमोशंस को बाहर रोल आउट करना। सो द ऑप्शन 3 इज करेक्ट।
Presence of identical elements between already learnt skills and new skills result in, पहले से ही सीखे जा चुके कौशल और नए कौशल में एक समान तत्वों की जो उपस्थिति है उसका परिणाम क्या है? नकारात्मक अंतरण, सकारात्मक अंतरण, सामान्यीकृत अंतरण और शून्य अंतरण। जीरो ट्रांसफर मतलब जहाँ पे एक लर्निंग जो होती है वो दूसरी लर्निंग को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करती है। आपको पहले से मान लीजिए कोई ज्ञान है, प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज है, जब आप नई नॉलेज लेते हो तो उसके ट्रांसफरेशन में वो ना तो हेल्प करती है और ना ही आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट करती है। इट्स कॉल्ड जीरो ट्रांसफर। जनरलाइज ट्रांसफर जो हम सामान्य तरीके से एक इंफॉर्मेशन को दूसरी इंफॉर्मेशन से कनेक्ट करके पढ़ते हैं। पॉजिटिव ट्रांसफर जब आपकी प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज जो है वो नई नॉलेज को गेन करने में आपकी हेल्प करती है। और यहाँ क्या है, पहले से ही सीखे जा चुके कौशल यानी कि प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज है, प्री स्कीमा है, उसमें हम क्या कर रहे हैं, नए कौशल को ऐड कर रहे हैं, लेकिन दोनों में एक समान तत्व की उपस्थिति है। जब एक समान तत्व की उपस्थिति होगी मतलब वो हेल्प कर रहा है। इट्स कॉल्ड पॉजिटिव ट्रांसफर। नकारात्मक अंतरण मतलब जब आपकी प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज जो होती है वो आपकी नई नॉलेज को गेन करने में आपके लिए एक हर्डल क्रिएट करती है। सो द ऑप्शन 2 इज करेक्ट, लेकिन यहाँ पे एक समान तत्व दोनों में उपस्थित है। A teacher normally assigns different tasks to the student. He or she believes that एक शिक्षक जो है वो सामान्यतः बच्चों को अलग अलग कार्य देता या देती है। वह यह विश्वास करती है कि students don't like assigning same work to all students. विद्यार्थी एक जैसे कार्य सभी विद्यार्थियों को दिए जाना पसंद नहीं करते। ठीक है। It promotes competition among students. विद्यार्थियों में जो प्रतिस्पर्धा है उसको बढ़ाता है। There are individual differences among students. विद्यार्थियों में वैयक्तिक अंतर होता है। All students will not be able to copy each other's work. बच्चे एक दूसरे के कार्य की नकल नहीं कर सकेंगे। जब एक टीचर नॉर्मली क्या करता है, सब बच्चों को अलग अलग काम देता है। ठीक है, इसको अलग दिया, इसको अलग दिया, इसको अलग दिया। उसके पीछे का रीजन क्या है? क्योंकि हर इंसान के अंदर इंडिविजुअल डिफरेंस होता है और हमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो हैं उनको ध्यान में रख के बच्चे को काम देना चाहिए। हो सकता है ये बच्चा क्रिएटिव है, ये बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, ये बच्चा एवरेज है, तो हमें इन सब की मेंटल कैपेबिलिटीज, फिजिकल कैपेबिलिटीज, इमोशनल कैपेबिलिटीज, इन सब को ध्यान में रख के उनको उतना ही काम देना चाहिए। एक जैसा काम बच्चों को पसंद नहीं आता, ये चीज गलत है। बच्चे में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, ये भी गलत है। एक दूसरे के काम की नकल नहीं कर सकेंगे, ये भी गलत है। सो द ऑप्शन 3 इज करेक्ट। वॉट आर इन्वॉल्व इन थिंकिंग, जो चिंतन होता है उसमें क्या क्या शामिल है? इमेज, लैंग्वेज, इमेजिनेशन, प्रोपोजिशन। इमेज, इमेजिनेशन, कॉन्सेप्ट, प्रोपोजिशन। इमेजिनेशन, लैंग्वेज, कॉन्सेप्ट, प्रोपोजिशन। इमेज, लैंग्वेज, कॉन्सेप्ट एंड प्रोपोजिशन। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है चिंतन में सबसे पहले हम कल्पना करते हैं। ठीक है, कल्पना क्या होती है? सबसे पहले तो कोई प्रॉब्लम होना जरूरी है, तभी आप क्या करोगे, उसको चिंतन को स्टार्ट कर पाओगे। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि थिंकिंग स्टार्ट करने के लिए व्हाट इज मैंडेट, दैट शुड बी प्रॉब्लम। तो कल्पना जो है वो सबसे पहली प्रोसेस होती है। हम किसी भी प्रॉब्लम में अगर स्टक हुए तो हमारे दिमाग में सबसे पहले इमेजिन होती हैं चीजें कि इसको हम ऐसे कर सकते हैं, इसको हम वैसे कर सकते हैं। फिर हम खुद से बात करते हैं कि ये ऐसे होगा, कि ये वैसे होगा। फिर हम क्या करते हैं, एक कॉन्सेप्ट बनाते हैं कि इस चीज को अगर हम इस कॉन्सेप्ट के साथ करें तो वी कैन सॉल्व इट। और फिर लास्ट में हम क्या करते हैं, प्रपोजिशन करते हैं, उसका आउटकम जो है उसको निकालते हैं। सो द ऑप्शन 3 इज करेक्ट। कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन इज, जो सतत और व्यापक मूल्यांकन होता है वो हमेशा कैसा होता है? विद्यार्थी केंद्रित। ना तो ये टीचर सेंटर्ड होता है, ना ही ये परीक्षा आधारित होता है, ना ही ये निष्पादन आधारित होता है। शिक्षक केंद्रित कौन से होते हैं? पेन पेपर टेस्ट, जिसमें टीचर जो होता है वो सेंटर में होता है और बच्चे की जो परफॉर्मेंस होती है उस बेसिस पे उसको फेल या पास किया जाता है। परीक्षा आधारित असेसमेंट बेस्ड यही टेस्ट होते हैं आपके, पेपर पेंसिल टेस्ट। परफॉर्मेंस बेस्ड ये भी यही होते हैं। लेकिन जो सतत और व्यापक मूल्यांकन होता है वो चाइल्ड सेंटर्ड होता है। इसमें बच्चे का जो होलिस्टिक डेवलपमेंट है उस पर हम असेसमेंट करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट इंपॉर्टेंट इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम, जो समावेशी शिक्षा है, कक्षा है, उसमें सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? समावेशी कक्षा का मतलब है एक ही क्लास में एक जैसे प्लेटफॉर्म पर सारे बच्चों के जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं उनको एक साइड रखते हुए एक जैसी एजुकेशन प्रोवाइड करना। लेसर स्ट्रेस ऑन कंपटीशन एंड ग्रेड, प्रतियोगिता और ग्रेड पर कम बल। ये तो इंपॉर्टेंट है कि आप बच्चे को क्या कीजिए, ग्रेड दीजिए, ना कि नंबर्स में उनको डिवाइड कीजिए। मोर कोऑपरेटिव एंड कोलैबोरेटिव एक्टिविटी, अधिक सहकारी और सहयोगात्मक गतिविधि।
ये भी सही है। मोर चॉइसेस फॉर स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों के लिए अधिक विकल्प। कोर्स को पूरा करने के लिए टीचर के द्वारा अधिक प्रयास। जो समावेशी शिक्षा होती है उसमें हम इस ऑप्शन को कंसीडर कभी भी नहीं करते। समावेशी शिक्षा मतलब सहकारी एक्टिविटीज भी होती हैं और सहयोगात्मक एक्टिविटीज भी होती हैं। क्यों? क्योंकि इसमें कोलैबोरेटिव लर्निंग और पीयर ट्यूरिंग, इन दोनों को ही क्या किया जाता है, फोकस किया जाता है। मोर चॉइस फॉर स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों के लिए इसमें बहुत सारी चॉइसेस होती हैं। टीचर जो है वो एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेता है कोर्स को कवर करने के लिए, ये चीज इसमें क्या है, गलत है। ठीक है, सो द ऑप्शन 4 इज रॉन्ग, क्योंकि ये इंक्लूसिव एजुकेशन का पार्ट कभी भी नहीं होता। सो आई जस्ट होप गाइस कि आपको ये आंसर्स अच्छे से समझ में आए हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट लगे तो आप कमेंट में बोल सकते हैं। थैंक यू।